Assalamu alaikum guys, I am Liha Barakat and I am the student of Form D in Lahore College for Women University. Welcome to my YouTube channel at Martian Pharmacy. आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने यूनिट सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम लोगों ने अपना जो यूनिट सिस्टम है उसकी जो बेसिक फिजियोलॉजी है, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, जैसे किस तरह से हमारे पास यूरिन प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। और उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम के ऊपर एक्ट करने वाली जो एक ड्रग की क्लास है जिसको डायूरेटिक्स के नाम से जाना जाता है, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर डायूरेटिक्स को हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन डिटेल में देखा, उसकी क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डायूरेटिक्स की देखी और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में आने वाली सब टाइप्स जो ड्रग्स थी उनकी हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखी। और इसके बाद जो है वो हम लोगों ने इन क्लासिफिकेशन को 1 बाय 1 जो है वो स्टार्ट किया और अब तक हम लोग जो है वो 4 अपनी क्लासेस जो है वो डायूरेटिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास ड्रग एक्टिंग एट PCT, जिसमें कार्बोनिक एनहाइड्रोज इनहिबिटर्स आते हैं, वो डिटेल में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और इसके बाद जो हम लोगों ने लूप डायूरेटिक्स जो कि एक्ट करते हैं थिक लूप ऑफ हैनले पे, उसको हम लोगों ने स्टडी किया। और इसके साथ हम लोगों ने बाद में देखा DCT पे थायजाइड जो कि एक्ट करते हैं, वो हम लोगों ने देखे। उसके बाद हम लोगों ने देखे हैं अपने पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग जो है ओस्मोटिक डायूरेटिक्स को देखेंगे। तो चलें आज की वीडियो हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं बाय द नेम ऑफ अल्लाह। हमारे पास डायूरेटिक्स जो कि स्टूडेंट आज अगर पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बता दूं, डायूरेटिक्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में जो वाटर की एलिमिनेशन है या यूरिन की प्रोडक्शन है या फिर यूरिन की फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज़ करवाते हैं। और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, पोटाशियम हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गए, इनकी एक्सक्रीशन भी हमारी बॉडी से करवाएंगे। ये इनकी एलिमिनेशन होने के बाद हमारे ब्लड में या बॉडी में हमारे जो है ना वो ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। और इस वजह से इस बेसिक प्रिंसिपल की वजह से इनको फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर हाइपरटेंशन में रखा गया है। हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है जी कि हाइपरटेंशन में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगाएगा और वो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का रीज़न बनेगी। और हम उसी जो है ना इसके हाइपर वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, उसको बॉडी से एलिमिनेट करते हैं वाटर को और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स को भी, और फिर ब्लड का लेवल जो होता है ना, ये ब्लड वॉल्यूम वो नॉर्मल हो जाता है। और आज के जो है ना हमारे पास ओस्मोटिक डायूरेटिक्स जो हैं ये इनका बेसिक प्रिंसिपल वही होगा, ओस्मोसिस की बुनियाद पे ही होगा। तो हम लोग इसके फार्माकोडायनामिक्स में भी हम लोग इसको देखते हैं। फिर पहले हम लोग जो है इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये नॉर्मली एक्ट करते हैं ऑल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एक्सेप्ट थिक लूप ऑफ हैनले। अब ये ओस्मोटिक डायूरेटिक्स जो होते हैं ये ऐसे डायूरेटिक्स हैं जो कि आपके जो पूरी नेफ्रॉन, हम लोगों ने इसको डिटेल में इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने पहले इसका पार्ट ग्लोमेरुलस देखा, फिर वुमेन कैप्सूल देखा, फिर हम लोगों ने नेफ्रॉन इसकी जो देखी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल देखी, फिर हम लोगों ने लोप ऑफ हैनले देखे, फिर DCT हम लोगों ने देखी, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी हम लोगों ने देखी। अब लोप ऑफ हैनले जो कि यू शेप में स्ट्रक्चर होता है उसके 2 लिंक्स होते हैं, एसेंडिंग और डिसेंडिंग। जो एसेंडिंग लिप ऑफ लोप ऑफ हैनले वो थिक होता है और वो परमिएबल होता है ओनली फॉर साल्ट, और वहाँ से जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। जबकि जो डिसेंडिंग होता है लिंक वो हमारे पास जो है वो कह लीजिए कि थिन होता है और इसमें से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो वो थिक जो होता है ना, जो एसेंडिंग लिप ऑफ लोप ऑफ हैनले है, वहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो ये ओस्मोटिक डायूरेटिक्स वहाँ पे एक्ट भी नहीं करते। बाकी उसके अलावा जो सारे पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन उसके ऊपर एक्ट करते हैं एक्सेप्ट थिक लोप ऑफ हैनले, क्योंकि वो लोब जो है ना आपके पास वो लिम्ब वो इम्परमिएबल टू वाटर है। उसके बाद जो मेजर एक्शन इसका जो थिन लूप ऑफ हैनले पे होता है, और इसके एग्जांपल में जो मैनिटोल, ग्लिसरॉल, आइसोसोर्बाइड और यूरिया आ जाता है। इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स जो है, इसमें जो मैनिटोल है, या मैं उससे पहले हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स जो है ना इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करूँ तो ये हमारे पास फार्माकोलॉजी की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग किसी भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को देखते हैं, कैसे वो कोई ड्रग एब्जॉर्ब होगी कि या तो फिर हमारे पास वो हो कि ऑरली एब्जॉर्ब हो सकती है या फिर जो इंट्रावेनसली जो एब्जॉर्ब हो सकती है, वो किस तरह से एब्जॉर्ब होगी वो हम लोग देखते हैं। उसके साथ जो उसकी क्या किस तरह से हमारे पास लीवर में जाकर उसकी मेटाबॉलिज्म होगी और फिर कैसे बॉडी से वो एक्सक्रीट होगी, कितनी आप डोज ले सकते हो, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में देखते हैं। मैनिटोल जो होती है ये आप ऑरली इसको नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये ऑरली अगर लेंगे तो ये डायरिया कॉज कर सकती है या फिर जो वो कॉन्स्टिपेशन रिलीफ में ये हेल्प हो सकती है इसकी।
क्योंकि हमारा यहाँ पे बेसिक फंक्शन इसको डायूरेटिक्स के तौर पे इस्तेमाल करना है, ना कि डायरिया या कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के लिए। तो हम इसको जो है ना इंट्रावेनस प्रिपरेशन जो होती है इसकी वो यूज़ की जाती है और इंट्रावेनसली ये डायूरेटिक्स के तौर पे एक्ट करती है। अब ये जो है ना जैसे ये ली जाती है मैनिटोल जब लिया जाता है तो ये इसकी मेटाबॉलिज्म इसकी नहीं होती, ठीक है। हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन देख ली और मेटाबॉलिज्म जो है ना इसकी नहीं होती किडनी से उधर लीवर से, और ये कह लीजिए कि ग्लोमेरुलर से ना फिल्ट्रेट होकर जो है वो जैसी आपने भी ली है तकरीबन 30 से 60 मिनट तक, यानी कि आधे से 1 घंटे के बाद जो है ना ये फिल्ट्रेट होकर जो ग्लोमेरुलस में आ जाएगी। और ये जो ऑस्मोटिक होते हैं ना हमारे पास ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, इनकी ये नेचर ही ऐसी होती है कि वाटर लविंग होते हैं। तो जब ये ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेट होकर प्रॉक्सिमल कनेक्टिव ट्यूब्यूल में आते हैं ना तो अपने साथ जो है ना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होते हैं उसको अपने साथ जो बाइंड कर लेते हैं, यानी अपने इर्द गिर्द के जो वॉल्यूम में जो ब्लड होता है ना उसको जो है वो अपने साथ ही अटैच कर लेते हैं। अब ये जो होते हैं इनकी कह लीजिए कि ना ही मेटाबॉलिज्म होगी फिर इन मैनिटोल की, ना ही इनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। जब इनकी रीअब्जॉर्प्शन जो वो नहीं होगी ना तो ये बॉडी से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे और ये साथ अपने वाटर की भी जो है ना कह लीजिए लार्ज कंसंट्रेशन जो इसने अपने साथ बाइंड की होगी उसको भी जो है वो साथ ही ले जाएंगे। तो इस वजह से इसको बता रहे हैं कि ये फ़िल्टर जो है वो फ़िल्टर थ्रू ग्लोमेरुलस विदिन 30 to 60 मिनट एंड नॉट मेटाबोलाइज। फार्माकोडायनामिक्स, ये यहाँ पर फार्माकोडायनामिक्स नहीं है, सॉरी, अभी फार्माकोकाइनेटिक्स ही चल रहा है यहाँ पे। जो हम लोग आइसोसोर्बाइड की हम लोग देखेंगे और ग्लिसरोल की ये ऑरली दी जाती हैं और ये इनकी आई प्रिपरेशन जो है वो ये आई प्रिपरेशन में यूज़ होती हैं, यानी कि सॉरी आई ऑपरेशन में यूज़ होती हैं। ये जब आई का ऑपरेशन किया जाता है और उसमें इंट्राओकुलर प्रेशर वगैरह रिड्यूस करना होता है, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ डिटेल में कि इंट्राओकुलर प्रेशर हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास एक्वस ह्यूमर जो होता है ना हमारी आँख का, उसमें जो उसका प्रेशर अगर बढ़ जाता है, ठीक है, कि उसमें जो वो सिलरी सिस्टम जो होता है वो बाइकार्बोनेट से या वाटर या कह लीजिए किसी भी वजह से आपका एक्वस ह्यूमर जब बढ़ जाता है ना तो उसको इंट्राओकुलर प्रेशर कहा जाता है। तो उस जो है वो उसमें अगर वाटर ज़्यादा है तो उस केसेस में जो है ना ये आइसोसोर्बाइड जो है ग्लिसरॉल वगैरह ऑरली जो है ना ये ऑरली लिए जाते हैं, और या फिर जो सर्जरी के बाद भी डॉक्टर जो होते हैं इनको जो प्रेफर करते हैं, और फिर जो है ना ये कह लीजिए कि ओस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए जो वाटर को जो एलिमिनेट करती जाएगी। और जो यूरिया होता है ये इंट्रावेनस सोल्यूशन में जो दिया जाता है जिसमें जो डेक्सट्रोज साथ इसके होता है। फार्माकोडायनामिक्स अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले जो वो बता चुकी हूँ उसका थोड़ा बहुत जो मैकेनिज्म मैंने बताया। बेसिकली ये ना इसका मैकेनिज्म एक बेसिक प्रिंसिपल है ना जो हमारे पास ओस्मोसिस उसके ऊपर बेस करता है। ओस्मोसिस हमारे पास जो क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये हमारे पास है रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो है हमारे पास जब ये जो होते हैं ये डायूरेटिक्स ओस्मोटिक डायूरेटिक्स ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देंगे वाटर की इन पीसीटी एंड लोब ऑफ हैनले में। और कौन सा लोब ऑफ हैनले, थिन लोब ऑफ हैनले या डिसेंडिंग लोब ऑफ हैनले में जो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देंगे वाटर की। क्यों? क्योंकि ये जो है ना इनकी जो नेचर होती है ना ओस्मोटिक डायूरेटिक्स की वो ये होती है कि ये वाटर लविंग होते हैं, तो वाटर को अपने साथ ये बाइंड कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं कि वाटर को जब ये अपने साथ बाइंड कर सकते हैं ना ये, और फिर जो है वो अपने साइड बाइंड करने के बाद क्या करते हैं कि उसको ना ये खुद एब्जॉर्ब होते हैं और ना ही इनके साथ जो लगा हुआ वाटर होता है ना वो भी रीअब्जॉर्ब होके कह लीजिए कि ब्लड में नहीं आ पाता और ये फिर एलिमिनेट हो जाते हैं। आपको जो लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आ रहा है येलो वाला पार्ट वो ल्यूमन का है, यूरिन का है, और जो राइट वाली साइड पे है दैट इज़ ब्लड, और जो दरमियान में है आपको वाइट वाला पोर्शन दैट इज़ द रेनल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोब ऑफ हैनले। अब यहाँ पे जो वाटर होता है देखें आप इधर देख सकते हैं लेफ्ट वाली साइड पे कि मैनिटोल के साथ जो वाटर अटैच है, अटैच होने के बाद देखें आपको एक एरो जो है ना वो पहले वो स्ट्राइक कर रहा है उसके साथ सेल के साथ, और फिर वहाँ से जो है वो बैक वापस हो रहा है यूरिन की तरफ ही, यानी कि मैनिटोल वहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ना ही वाटर, बल्कि ये मैनिटोल के साथ ही वाटर। देखें मैनिटोल है यहाँ पे 3 मालिक्यूल हैं मैनिटोल के और इसने अपने साथ जो है ना 6 मालिक्यूल जो है बल्कि 7 मालिक्यूल जो है ना वाटर के अपने साइड इसने बाइंड किए हुए हैं। तो इसी तरह से मैनिटोल अपने साथ वाटर को बाइंड करता हुआ ये बाहर ही ले जाता है कैली बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है ये एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो मैनिटोल जो लॉस ऑफ वाटर करेगा, इसके साथ साथ जब ये वाटर जो वो इसकी एलिमिनेशन हो जाएगी तो ये हमारी ब्लड में जो है ना कह लीजिए कि वाटर की जो वो कंसंट्रेशन अगर पहले ज़्यादा थी तो अब नॉर्मल हो जाएगी, अगर पहले ही नॉर्मल थी तो अब जो वो कम हो जाएगी, ठीक है। और ये देखिए सिर्फ वाटर ही लेके जा रहा है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो होते हैं ना वो इतना कह लीजिए नहीं लेके जाता, ज़्यादा एलिमिनेशन ये वाटर की ही करवाता है।
तो अब देखें कि ये रिटार्ड वाटर रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी एंड लूप ऑफ हैंले एंड इंक्रीज वाटर एलिमिनेशन बट लेस सोडियम एलिमिनेशन। सोडियम की एलिमिनेशन कम करवाता है, ज़्यादा ये वाटर की एलिमिनेशन करवाता है। अपोज द एक्शन ऑफ डायूरेटिक एंटी डायूरेटिक हार्मोन इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है ना, ये हमारे पास एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपके पास पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, आपके पास एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि आपके जो है ना इधर ब्रेन वाले एरिया में पाया जाता है। और ये उसके 3 पार्ट होते हैं। इंटीरियर लोब होता है, उसका पेस्टीरियर लोब होता है, मीडियन लोब होता है। जो पेस्टीरियर लोब होता है ना, वहाँ पे उसमें ना एक हार्मोन स्टोर हुआ होता है जिसको एंटी डायूरेटिक या फिर वेस्टोप्रिन कहा जाता है। ये यहाँ पर ये हार्मोन स्टोर हुआ होता है पेस्टीरियर लोब में। ये बनता नहीं है, बनता ये हाइपोथैलेमस में है और फिर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के ज़रिए जो है ना ये स्टोर हो जाता है इसमें पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में। और जब ये हमें ज़रूरत पड़ती है कि जब सोडियम का लेवल जो है ना कम हो जाता है, जब ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाता है, तभी एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ होता है। और रिलीज़ होने के बाद जो वो क्या करता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा तो सोडियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमें पता है यहाँ पर जो वो ये क्या कर रहा है, ये एंटी डायूरेटिक्स हैं, ये डायूरेटिक्स जो हम लोग पढ़े हैं ये रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, यानी कि ये अपोज कर रहे हैं एक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन को। एंटी डायूरेटिक जो होते हैं ये रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं, जबकि डायूरेटिक्स जो होते हैं वो रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करवाते हैं। ये एग्जर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्रेन एंड आइज़। उसके साथ साथ जो है ना ये डायूरेटिक्स जो अगर हमारे ब्रेन में जो है वो प्रेशर बढ़ा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर, या आइज़ में प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उसको भी ये कम करवाते हैं। क्योंकि प्रेशर किस वजह से बढ़ा है कि वहाँ पर जो है ना आपका वाटर ज़्यादा होगा ब्रेन में, जिसकी वजह से जो है ना वहाँ पर कह लीजिए कि प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उन केसेस में भी ये डायूरेटिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो वाटर की एलिमिनेशन जो करवा सकें ऑस्मोसिस के ज़रिए, और फिर वहाँ पे प्रेशर जो नॉर्मल हो जाए। फिर आइस के केसेस में भी जो हमने अभी देखा कि इंट्राएकुलर प्रेशर जो बढ़ जाता है, उस केसेस में भी जो है वो हम यूज़ करते हैं, वो ग्लिसरोल वगैरह जो है ना उसको ऑरली लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल यूजेस इसके आ जाते हैं कि किन किन केसेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो रिड्यूस द इंट्राक्रैनियल एंड इंट्राऑकुलर प्रेशर। तो अभी हम लोग जो लास्ट पॉइंट पढ़ा है इसके फार्माकोडायनामिक्स में वो यही है कि ये हमारे पास जो डायूरेटिक्स होते हैं ये ऐसे जो वो केसेस में यूज़ किए जाते हैं जब आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है ब्रेन में या आइज़ में। उन प्रेशर्स को रिड्यूस करने के लिए, इंट्राक्रैनियल और इंट्राऑकुलर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके बाद जो वो ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग में भी इस्तेमाल होते हैं जी। किस तरह से कि अगर जो किसी ने पॉइजनस कोई सब्सटेंसेस ले ली हैं तो उसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए जो है वो क्योंकि वो जैसे पॉइजन लिए जाएंगे तो वो एब्जॉर्ब होकर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएंगे। सिस्टमिक सर्कुलेशन का उसमें जो ऑस्मोसिस जो होती है ना, ये हमारी जो डायूरेटिक्स ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, ये उसी जो है वो सर्कुलेशन से ही तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको बॉडी से एलिमिनेट करवा रहे हैं। इन केसेस में ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनस जो होती है ना उसको भी ट्रीट करने के लिए पॉइजन को ये डायूरेटिक्स जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। तो इंट्रासेलुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होती है ना, ये उसमें आ जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन जो वो आ जाएगी। उसके बाद डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन जैसे ज़ाहिर सी बात, जब आपकी बॉडी से बहुत सारा वाटर जो एलिमिनेट हो जाएगा, बॉडी से बहुत चला जाएगा ऑस्मोसिस के ज़रिए, तो आपकी बॉडी में जो वो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। और एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा मतलब सेलुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन के वॉल्यूम जो वो एक्सपैंड उसमें जो वो कर सकता है। इसमें जो है ना हमारे पास और जो आता है दैट इज़ हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया, हाइपर का मतलब ज़्यादा और कैलीमिया का मतलब होता है हमारे पास पोटाशियम का लेवल। तो क्योंकि ये सिर्फ वाटर को ही जो है ना एलिमिनेट कर रहा है, जब सेल में से वाटर का लेवल जो है वो कम हो जाता है ना, क्योंकि वाटर जो एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से, तो सेल्स में वाटर का लेवल कम हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट कम हो जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात ऑटोमेटिकली आपका सल्यूट जो होता है, यानी कि साल्ट ही हैं। साल्ट कौन से हैं? पोटाशियम हो गया या सोडियम हो गया, ये साल्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। जब ये साल्ट बढ़ जाते हैं तो ये जो है वो एक जो है ना ये फिर हाइपरकैलेमिया और हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। सोडियम का लेवल जब बढ़ जाता है तो ये जब आपके पास ब्लड का उसका वाटर का लेवल सेल्स में कम हो जाएगा, यानी कि सोलवेंट कम हो गया, तो फिर सल्यूट ऑटोमेटिकली जो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें हाइपरकैलेमिया और हाइपरनेट्रीमिया आ जाएगा। और एक्यूट रेनल फेलियर भी जो आ सकता है कि ज़्यादा जो है ना ये ऑस्मोलैरिटी की वजह से ना ये रेनल फेलियर जो होती है ना उसमें भी जो है ना ये केस जो है ना आ सकता है।
उसके बाद जो है ना हम लोग इसमें देखते हैं ये रेफरेंस जितनी भी ये मेरी स्लाइड्स हैं, ये मैंने बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पे बैक्टीरियम जी कैटिजन्स जो ली हैं, ये इनके बेसिक पॉइंट्स और लिपिन कॉटन से। ये डिटेल मैकेनिज़्म नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ जैसे मैंने अपने वीडियोज़ में बताया, डिटेल में नहीं है क्योंकि सारी जो बातें जो है स्लाइड्स में नहीं लिखी जा सकती। मैंने सिर्फ जो बेसिक पॉइंट्स वहाँ से लिए हैं और इनको एक्सप्लेन किया। अगर आप जो है उनको डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो आप बुक्स को ज़रूर जो है वो कंसल्ट किया करें। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ समझ आया होगा। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक जो टाइप रह गई है हमारे पास सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स, उनको हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।